हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो काफ़ी दिन के बाद आज एक बार फिर हम चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितना भी वर्क हो चुका है सभी ने अपना कंप्लीट कर लिया है और साथ में समझने की भी पूरी कोशिश की है। तो आज हम इसी चैप्टर में आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टॉपिक है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा? फ्री फॉल। फ्री फॉल, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल मीन्स अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसको मैं, जैसे मेरे हाथ में कुछ है, सपोज ये कैप मेरे हाथ में है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये छोड़ दिया मैंने। तो छोड़ने के बाद और जब तक ये रेस्ट में नहीं आ जाता, यानी कि सरफेस के ऊपर जाके टकरा नहीं जाता, तब तक इसका जो मोशन है उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो आप देख रहे हो कि इस मोशन में मैंने इसके ऊपर कोई डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगाया, फिर भी इसको फ्री करने के बाद इसका मोशन डाउनवर्ड है। क्यों इसका मोशन डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि इसका जो मोशन है वो ग्रेविटी, सुना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो ये केवल और केवल किसके इफेक्ट के कारण है? ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण। किसकी ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण? अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, जिसको हम बोलते हैं। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को भी खींचने की कोशिश करता होगा, तो वो रिलेशन हम आगे एक यूनिट आई ग्रेविटेशन, उसमें समझेंगे। अभी हम केवल इतना मान के चल रहे हैं कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक पर्टिकुलर फोर्स से क्या करता है? पुल करता है। उस फोर्स के इफेक्ट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ देना। तो फ्रीली छोड़ दोगे तो वो ग्रेविटेशनल पुल उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और उस इफेक्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको क्या बोलेंगे? मोशन अंडर फ्री फॉल, या उस मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। क्लियर? तो इसकी जो डेफिनेशन आपकी प्रॉपर बनेगी वो आप नोट कर लीजिए। द मोशन ऑफ ए बॉडी falling under the effect of gravity. The motion of a body falling under the effect of a gravity alone with a constant acceleration is known as free fall. Motion of an object under the effect of gravity alone with a constant acceleration is known as free fall. तो अब देखिए, सपोज यहाँ पे एक कोई बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये कोई आदमी खड़ा है। तो इसने क्या किया कि अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसको फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद इसका मोशन हुआ डाउनवर्ड, और इसकी डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि इसके जो मोशन रहेगा डाउनवर्ड वो रहेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। किससे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी से। अब देखिए, ये जो एक्सेलरेशन है, आपको पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है।
एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, जो हमेशा कैसे रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस इन फ्री फॉल। फ्री फॉल के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ जी दैट इज 9.8 इज टेकन एज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव, व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज मूव्स डाउनवर्ड। तो हम तो केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में हमेशा क्या रहती है, ये पॉजिटिव आपको लेनी पड़ती है। क्लियर। वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर न्यूमेरिकल में आपको ये कंप्लीट वैल्यू दे तो यूज़ करनी है, अदरवाइज इससे आंसर्स निकालने होते हैं। 9.8 यूज़ करनी होती है, लेकिन एक्चुअल में ये 9.81 है। क्लियर। चलिए उसके बाद फ्री फॉल का पता चल गया। अब इसमें है इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। तो ये कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि हम वीडियो को देख के लिख नहीं पाते, तो आप पहले वीडियो को फर्स्ट टाइम अच्छे से वॉच करें, सेकंड टाइम दोबारा वॉच करोगे, उसके साथ साथ आप उसको राइट करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार देखो और उसको सीधा नोटबुक में लिख लो, ये पॉसिबल नहीं है। आप पहले एक बार पूरा वीडियो देखें आराम से, उसके बाद सेकंड टाइम वीडियो को जब वॉच करो उस टाइम पे आप लिखोगे तो ज़रूर आपको समझ में भी आएगा और आप सही तरीके से लिख भी पाओगे। ऐसा नहीं है जैसे अब की बार हमने PDF शेयर की, आपका जो नोटबुक में वर्क था उसको कंप्लीट करने के लिए, आगे ऐसा नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम था, कुछ बच्चों से गलती होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टाइम पे सभी की नोटबुक कंप्लीट हो जानी चाहिए। साथ साथ अपना काम करें, वीडियो को वॉच ज़रूर करें। अगर वीडियो वॉच नहीं करोगे तो आपको समझ में आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वीडियो को साथ साथ वॉच करते रहें। वीडियो को वॉच करने के बाद ही उसको फेयर नोटबुक में लिखना होता है। ऐसा नहीं है वीडियो देखा भी नहीं, किसी से नोटबुक की फ़ोटो मंगवाई और उसको अपनी नोटबुक में लिख दिया। ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए पहले वीडियो को देखें और उसके बाद ही उसको अपनी नोटबुक में लिखें। अब लिखना क्या होता है, देखिए जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ऐसे लिखिए, साथ में थ्योरी की जो लाइंस होती हैं उनको मैं बोल देता हूँ। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि लाइन लिखिए तो आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसमें कुछ हिंदी बोलता हूँ कुछ इंग्लिश, आप कोई बात नहीं, नोट्स आपको समझने के लिए बनाने होते हैं, आप दोनों में लिख लीजिए। ये चीज़ समझने की है, जो पेपर में आता है वो मैं बताऊँगा कि क्या आता है। पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो ग्रेविटी है उसके कारण ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव क्यों होती है, ये नेगेटिव क्यों होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फ्री फॉल यानी उसके अंदर जी की वैल्यू क्या रहेगी, कितनी रहेगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर्स आप इजीली दे सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए अब हम जो टॉपिक है वो कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अंडर फ्री फॉल यानी अंडर ग्रेविटी, उसको हमने फ्री छोड़ रखा है, तो उस टाइम पे उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेंगे। तो सबसे पहले आपको तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली इक्वेशन जो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस टी। सेकेंड इक्वेशन जो होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर।
उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन होती है वो होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन होते हैं। इन तीनों इक्वेशन में हमें केवल और केवल क्या करना होता है, a इज रिप्लेस्ड बाई g। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ g कर दो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर मैं रिप्लेस करूँगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इस इक्वेशन से अगर देखूं तो ये आपका बन जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। अगर मैं लास्ट इक्वेशन की बात करूं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s, तो ये आपकी बन जाएगी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। ये आपकी इक्वेशंस ऑफ ए फ्री फॉल होते हैं। अब देखिए कुछ बुक में इसको और आगे कर रखा है, चाहो तो आप u की जगह पे 0 रख के u की टर्म्स को यहाँ से गायब कर सकते हो, क्योंकि फ्री फॉल के अंदर ऑब्जेक्ट को केवल और केवल क्या करना होता है, ड्रॉप करना होता है। तो आप चाहो तो u की जगह 0 रख सकते हो, लेकिन मैं इन इक्वेशंस को इसी फॉर्म में अच्छा मानता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आप लिखोगे तो अच्छे तरीके से आप उसको सोल्व कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसी फॉर्म में लिख के इसको छोड़ रहा हूँ। ये वो फॉर्म है, इन इक्वेशंस को हम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराओ, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ फेंको, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ फेंको, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंको, कैसे भी, तो ये इक्वेशन आपकी अप्लाई हो जाती है। इसलिए मैं इस फॉर्म में इनको लिख रहा हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, इम्पोर्टेंट भी है, और वो है रिएक्शन टाइम। वो है आपका रिएक्शन टाइम। देखिए आपने दो वर्ड्स ज़रूर सुने होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन। 9th क्लास में इनके बारे में पढ़ा है। अभी 11th क्लास में भी जो आपकी 3rd यूनिट आएगी, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें भी हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो अभी देखिए एक तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्शन टाइम और यहाँ पे लिखा है एक्शन। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन होती है, आप सभी को पता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से क्या हुआ कि एक कोई भी गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही थी, ऐसे कोई भी व्हीकल था आगे मूव कर रहा था, और इधर कोई बिल्कुल यानी आप मान लिया 30 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही ड्राइवर ने रोड की तरफ देखा, अचानक कोई बच्चा सामने आ गया। अचानक कोई बच्चा रोड के ऊपर उस व्हीकल के सामने आ गया। अब देखो, जैसे ही उस ड्राइवर ने उस बच्चे को देखा तो वो क्या करेगा, तो देखना जो माइंड में चल रहा है, उसके माइंड में चल रहा है कि बच्चा आ गया तो इसको बचाना है। बचाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या करने के लिए मेरे को एक्शन कैसे लेना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि बच्चे को देखा, माइंड में ये आइडिया उसके आया कि ब्रेक पैडल को दबाने से बच्चा बच जाएगा। तो उसने तुरंत अपना पैर कहाँ से हटाया, एक्सेलरेटर से हटाया और पैडल की तरफ लेके गया। जस्ट ये पैडल और ये उसका पैर, पैडल और पैर आपस में टच होने ही वाले थे, यानी जस्ट होने वाला है, पैर और पैडल आपस में टच होने वाला है। तो जब वो बच्चा उसके सामने आया तो उसके माइंड में जब जहाँ से उसने बच्चे को देखा, रोड के ऊपर जहाँ से उसने बच्चे को देखा, वहाँ से आपका रिएक्शन टाइम शुरू हो गया है। और कहाँ तक का रिएक्शन टाइम रहेगा, जब तक उसका पैर पैडल, कौन से पैडल के ऊपर, ब्रेक वाले पैडल पे टच होगा, वहां तक उसका रहेगा रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो आपको बता देता हूं मैं कि ये रिएक्शन टाइम बहुत 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 कम होता है, यानी सेकंड का भी कुछ पार्ट होता है, यानी माइक्रो सेकंड होता है रिएक्शन टाइम। जो रिएक्शन टाइम है
वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना कम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ आपको। सपोज आप सो रहे थे, ठीक है, और नींद में थे, उस टाइम पे किसी दूसरे बच्चे ने मजाक करने के लिए आयरन यानी प्रेस है ना, जो कपड़ों के ऊपर करते हो वो प्रेस ली, गर्म थी, और आपके हाथ के नज़दीक लेके आया ऐसे 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 डरता हुआ, और बिल्कुल एक बार उसने क्या किया, ताकि आपके हाथ के टच कर दी, ऐसे टच हुई और आपने तुरंत हाथ को दूर कर लिया। देखो इसका टच होना जैसे ये प्रेस टच हुई, टच होने के तुरंत बाद जैसे टच हुई वहां से आपका रिएक्शन टाइम शुरू हो गया। अब देखो टच होने के बाद आपके माइंड के पास सिग्नल गया कि आपके हाथ पे, कौन से हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे, किस जगह पे, इस जगह पे कुछ ऐसा लग रहा है जिससे ये एक्शन लेने से बचा जा सकता है, ये सब माइंड में चला। तो जब तक ये चला वो था आपका रिएक्शन टाइम, और आपने प्रेस से इसको दूर हटाया। यानी जैसे ये प्रेस टच माइंड के अंदर कुछ चल रहा है, आपका हाथ हटना, यानी हाथ का ही हटने से जस्ट पहले तक का जो टाइम है ये क्या रहा आपका रिएक्शन टाइम। तो आप खुद सोच सकते हो, आप सोच के देखिए कि आप ऐसे बैठे हो, आंख बंद है, आपको नहीं पता कि मेरे सामने जो भी चीज़ है, जैसे मेरे सामने एक टेबल है या स्टैंड है, मैंने ऐसे हाथ लेके गया, मेरे को नहीं पता ये गर्म था या कैसा था, सपोज इसमें करंट था ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, जैसे ही मेरा हाथ लगा, लगते ही मेरा हाथ तुरंत हट गया। तो ये लगना और उसके बाद माइंड में ये आइडिया आना हटाओ, और ये एक्शन, ये जस्ट बिफोर, इनके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ, इस ऑब्जेक्ट के बीच में और आपके हाथ के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ ना, उसके जस्ट पहले तक का जो टाइम था वो क्या रहेगा आपका रिएक्शन टाइम रहेगा। तो आप सोच सकते हो कितना कम होता होगा रिएक्शन टाइम, है ना। वैसे अगर मैं बात करूं कि देखो कितने काम इस टाइम के अंदर हो लिए, आपका हाथ का टच होना, सेंसिटिविटी सिग्नल आपके माइंड के पास, सेंसिंग सिग्नल आपके माइंड तक पहुंचना, माइंड को उस सिग्नल को पहचानना, किस जगह से सिग्नल आया है उस जगह की पहचान करना, उसके बाद आपको ये बताना कि इसके लिए आपको ये एक्शन लेना है, फिर वो सिग्नल माइंड से, यानी जिसको बोलते हैं कि उससे माइंड ने उस सिग्नल को इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट का मतलब क्या है, उसको रिसीव किया, समझा, समझने के बाद उसके लिए, उससे बचने के लिए एक्शन के बारे में आपको बताया और आपने एक्शन ले लिया। एक्शन के बारे में बताया और आपने जब एक्शन लेना शुरू किया उससे जस्ट पहले तक का जो टाइम था वो था आपका रिएक्शन टाइम, दैट इज इन माइक्रो सेकेंड्स। किस में होता है वो, माइक्रो सेकेंड में होता है। तो शायद आपको पता चल गया होगा रिएक्शन टाइम होता क्या है, रिएक्शन टाइम होता क्या है। तो अब नोट और कर लीजिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि रिएक्शन टाइम की प्रॉपर डेफिनेशन, तो वो तो बन नहीं पाएगी, तो इससे अच्छा ये है कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और वो एग्जाम्पल हम क्या लेके चल रहे हैं, एक ऑटोमोबाइल का लेके चल रहे हैं, जो कि किस पे चल रहा था, रोड पे चल रहा था, अचानक कोई छोटा बच्चा उसके सामने आ जाता है, तो वहाँ पे रिएक्शन टाइम किसको बोल लेंगे। तो एक बार नोट कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए। Suppose you are driving a car. Suppose you are driving a car and you see a child. You see a child running across the road. Running across the road. Then your foot automatically presses the brake to stop the car, to stop the car to save the child, to stop the car to save the child। अब यहाँ से हम डेफिनेशन बनाएंगे, तो डेफिनेशन जब कोई भी बनती है तो उसको ऐसे बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में रिएक्शन टाइम हम बताएंगे। तो सेविंग द चाइल्ड के बाद आप फुल स्टॉप लगाइए और ये डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू कर दीजिए।
इनके बीच में जो लिखेंगे वो आपकी स्टेटमेंट रहेगी। तो अब नोट कर लीजिए आप कि इसमें हमें लिखना क्या है। द टाइम इंटरवल बिटवीन योर seeing the child and pressing the brake is known as reaction time हो गया। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो रिएक्शन टाइम में बता रहा हूँ माइक्रोसेकंड में होता है, वो एक नॉर्मल पर्सन है उसके लिए ये 1/15 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1 सेकेंड का 15वां हिस्सा, 1 सेकेंड का 15वां हिस्सा। लिख लीजिए, फॉर ए नॉर्मल पर्सन द रिएक्शन टाइम इज 1/15 सेकेंड। कितना होता है? 1/15 सेकेंड होता है। देखिए, अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें करनी हैं। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि एक बच्चा जैसे रोड के ऊपर आया, आपने देखा, देखने के बाद आपने ब्रेक को प्रेस किया, तो जैसे आपने देखना शुरू किया वहाँ से आपका क्या शुरू हो गया है? रिएक्शन टाइम। ब्रेक को दबाया, वहाँ तक रिएक्शन, और उसके बाद आपकी जो कार है वो रुक गई, वो एक्शन टाइम हो गया। यानी ब्रेक को दबाने से लेके और कार के रुकने तक वो आपका क्या हो गया? एक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम आपने देखने के बाद और ब्रेक के देखा और उसके बाद आपका पैर ब्रेक पेडल को प्रेस करने से जस्ट पहले तक का जो टाइम है वो आपका रिएक्शन टाइम हो गया। ठीक है, तो देखिए नोट करना शुरू कीजिए। सपोज द कार इज मूविंग विद ए constant speed. Suppose the car is moving with a constant speed on a straight smooth road, then after some time a child comes in front of the vehicle, then its reaction time will be t. Then its reaction time will be t second, and distance moved during this reaction time is given by, तो आपको पता है डिस्टेंस के लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं? s = ut + हाफ AT स्क्वायर। आप सभी को पता है कि इक्वेशन क्या होती है? s = ut + हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम तो आपके पास रहेगा ही रिएक्शन टाइम, तो इसलिए मैंने टी वाली इक्वेशन यूज की है। मैंने आपको बताया है कि क्या था, ऑब्जेक्ट किससे चल रहा था? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। तो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन डेफिनेटली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी? 0। देयरफॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s = ut। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सपोज किया था, सपोज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इज s1 and that is given by s1 is equal to ut। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूँ एक्शन टाइम जो था उसमें ना,
रिएक्शन टाइम के बाद उसने क्या दबाया, पेडल। पेडल दबाने के बाद उसने जो व्हीकल है, डेफिनेटली बच्चे को बचाने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने अपनी व्हीकल को रोकना पड़ा, यानी रेस्ट में लेके आना पड़ा, वी की वैल्यू 0 करनी पड़ी। तो आप देखिए कि एक्शन टाइम में रेगुलरली उसकी वेलोसिटी कम होगी या नहीं होगी, ब्रेक दबाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। क्या बोल सकते हो, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के कारण क्या होती है, एक्सेलरेशन। कैसे एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर है। तो उस टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, किस टाइम पे, रिएक्शन के बाद। तो रिएक्शन के बाद डेफिनेटली उसने क्या किया, ब्रेक पेडल को दबाया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे अब टाइम नहीं पता, मेरे को टाइम नहीं पता कि कितनी देर में रुकी। अगर पता होता तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, लेकिन टाइम नहीं पता। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। आगे जो लाइन लिखनी है वो, जस्ट आफ्टर रिएक्शन टाइम, जस्ट आफ्टर रिएक्शन टाइम vehicle retards and finally comes to rest. Vehicle retards and finally comes to rest. Finally comes to rest. Therefore, distance traveled by vehicle, therefore distance traveled by vehicle before coming to rest, before coming to rest, after reaction time, before coming to rest, after reaction time is given by, is given by। तो सपोज वो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो S2 नाम दे देता हूँ। तो आपको पता है 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो 2 और ये A है ये नेगेटिव हो गया ना, रिटार्डेड मोशन है तो आपका ये हो गया। तो मेरे को तो S2 चाहिए, तो S2 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में माइनस ऑफ 2A। क्लियर। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फाइनली रुक गया। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट को तो रुकना है, तो S2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखोगे तो हो गया माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में 2A। इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया यू स्क्वेयर अपॉन में 2A। तो S2 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन 2A। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। नोट कीजिए आगे। हैंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, hence total distance traveled by the vehicle during reaction time and just before coming to rest is given by, just before coming to rest is given by S is equal to S1 plus S2. Suppose that distance is S or which is equal to S1 plus S2. Now by using equation first and second, now by using equation first and second we can write S is equal to ut plus u square upon 2A। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपके पास बना है, S is equal to ut plus u square upon 2A। तो आज जो हमने किए हैं, जो टॉपिक हैं, बहुत इजी भी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपने अभी टॉपिक किया है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड के ऊपर है। तो सभी बच्चे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके मेरे से शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने सोल्व करके मेरे से शेयर किया, इट मीन्स उसने तो वीडियो को देखा है और समझने की कोशिश की है, और जिसने इसको शेयर नहीं किया उसने वीडियो भी नहीं देखा और ये शेयर भी यानी कोशिश भी नहीं की। तो हिंट थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ
इक्वेशन जो लास्ट में आपकी आई थी S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 से जो आपका रिजल्ट निकल के आया है वो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे यूज होनी है। सब कुछ इसमें गिवन है। T की वैल्यू आपकी 0.15 रही, S की वैल्यू 80 मीटर रही, और यहाँ पे आपके पास रिटार्डेशन है यानी A इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये आपका गिवन है। अब देखिए जो फॉर्मूला है उसमें आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस S को साइड में लिख के रखना है, इसका यूज़ नहीं होना है, याद रहे इस 80 मीटर का यूज़ नहीं होना है कहीं पे भी फॉर्मूला में। आप एक S की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ठीक है, आप S की वैल्यू इस न्यूमेरिकल से निकालोगे और फिर आपको केवल ये देखना है कि जो आपका S आया यानी कितने डिस्टेंस में उसने उसको रोक दिया, यानी एक्शन और रिएक्शन का कंप्लीट टाइम जोड़ने के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो आपको जोड़ना है। एक्शन डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट दोनों जोड़ने के बाद अगर वो वैल्यू 80 से कम रह जाती है तो आपका आंसर क्या होगा, यस ही अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड, अदरवाइज ही नॉट एबल टू अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड। ठीक है, तो ये 80 मीटर केवल और केवल आप साइड में लिख के रखिए और फिर लास्ट में आपका जो S की वैल्यू आती है उसके साथ इसको कंपेयर कर दीजिए। ये आपके पास गिवन है, द ड्राइवर ऑफ ए कार मूविंग एट U इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। U गिवन, A गिवन, T गिवन, S निकाल लीजिए, उस S को इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सभी बच्चों को आज के डेट में ही इसका सॉल्यूशन मेरे से शेयर करना है। ऐसे ही आगे जितने भी वीडियोज़ रहेंगे, वीडियो के जस्ट बाद आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल में पक्का दूंगा और वो न्यूमेरिकल वीडियो को वॉच करने के बाद आपको सोल्व करके मेरे से शेयर करने हैं। वो न्यूमेरिकल ऐसे रहेंगे, अगर आपको टॉपिक समझ में आया या आपने कोशिश की तो आपका बिल्कुल सही होगा। कोशिश सभी को करनी है, चाहे आंसर गलत हो चाहे सही हो, ये कोई मैटर नहीं है, केवल आपको ये कोशिश करनी है कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं और कोशिश करोगे तो ज़रूर आपका ये सोल्व भी होगा और सही भी होगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।